बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कराची के इलाके जामा क्लात के करीब मार्केट में 25 दुकानों में नकबजनी की वारदात। मुसल्लह मुलजिमों ने मार्केट में घुसते ही 2 चौकीदारों को यरगमाल बनाया, हाथ बांधकर तशद्दुद किया। 3 डकैत पहरा देते रहे। शहर में बैंक से पैसे लेकर निकलने वाले शहरियों को भी लूटने वाला गिरोह सरगर्म। ब्रिगेड के इलाके में मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमों ने शहरी से लाखों रुपए लूट लिए। दोनों वाकयात की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली। कराची के कस्टम वेस्टवाफ की करप्शन की कहानी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से भेजे गए सामान पर रिश्वत वसूली का इंकशाफ। पर्सनल बैगेज पर आने वाले सामान पर फी कंटेनर 1 लाख रुपए रिश्वत वसूली। रिश्वत ना देने पर फी कंटेनर 4 से 5 लाख रुपए ड्यूटी लगाकर ब्लैकमेल किया जाने लगा। डीसी वेस्टवाफ कस्टम इमरान अफजल लीला रिश्वत वसूली में सबसे आगे। कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा मरहला भी मुकम्मल हो गया। सैकड़ों पथारे, शेड्स और दीगर सामान जब्त। मुताद्दिद दुकानें मिस्मार। रिश्वत ना देने पर कानूनी दुकानें भी गिरा दी गईं। एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम के दौरान कानूनी दुकानों को नुकसान पहुंचाने के क्या मकासद हैं? कहीं ये दौरान कार्रवाई दुकानदारों को भड़काने की साजिश तो नहीं? सवालात उठना शुरू हो गए। मुतासिरीन का डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी को हटाने का मुतालबा। कराची का जिला बस्ती तजावुजात माफिया के लिए जन्नत बन गया। करीमाबाद, लियाकताबाद, हैदरी, पापोश नगर बफर जोन में तजावुजात की भरमार। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट ने फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट्स किराए पर दे दिए। होटल मालिकान से भारी रिश्वत की वसूली। जिला बस्ती के शहरी फुटपाथ पर पैदल चलने के लिए तरस गए। कराची के इलाके सखी हसन पर मोबाइल मार्केट पार्किंग माफिया के लिए सोने की चिड़िया बन गई। हैदरी, करीमाबाद, पापोश नगर बफर जोन में चार्ज पार्किंग से शहरी परेशान। डायरेक्टर चार्ज पार्किंग ने अस्पतालों को भी ना बख्शा। अस्पतालों के बाहर पार्किंग माफिया का राज। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर। भारी रिश्वत के एवज ग्राउंड +4 की तामीरात। वाटर कमीशन के अहकामात पर गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में SBCA की नुमाइशी कार्रवाई। गैर कानूनी तामीर शुदा 3रे और 4थे फ्लोर मिस्मार। जी नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कराची के इलाके जामा क्लात की, जहां 25 दुकानों में नकबजनी की वारदात की गई और मुल्जिमान बड़े आराम से चौकीदारों को तशद्दुद का निशाना बनाकर उनके हाथ पैर बांध कर ये तमाम वारदात करते रहे। चौकीदार सो रहे थे, यानी नींद की हालत में उन्हें यरगमाल बनाया गया। उसके बाद उन पर तशद्दुद भी किया गया। बड़े आराम से ये वारदात की गई, कोई मज़ाहमत देखने में नहीं आई। जहाँ चौकीदार सो रहे थे वहाँ शायद हमारी जो पुलिस है वो भी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी कि अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी। इसी तरह हमने ये भी देखा कि ATM से कैश निकाल कर ले जाने वाले अफराद को लूटा जा रहा है। और ये एक ऐसा ग्रोह है, मुनज़्ज़म ग्रोह, जो कि मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों पर सवार होते हैं। वो देखते हैं कि जब कोई शख्स ATM जाता है उसके बाद वो जैसे ही कैश विड्रॉ करके बाहर निकलता है उसे लूट लिया जाता है। तो ये तमाम ब्रिगेड थाने की हदूद में ये वाक़या भी पेश आया है। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है वो अब बहुत ज़्यादा बेकाबू होता जा रहा है। जिस तरह स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं, उसी के साथ साथ लोगों से ये नकदी लूटने की वारदातें भी हो रही हैं। और दुकानों को ख़ास तौर पे पहले तो ये था कि ताला तोड़ जो ग्रुप था या गिरोह था वो सरगर्म था, अब बाकायदा चौकीदारों को यरगमाल बना के ये वारदातें की जा रही हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार पीरज़ादा। इनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। जी जुल्फ़िकार, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। जी जुल्फ़िकार, क्या कहेंगे कि ये जो कराची का इलाका है ये एक तरीके से पाकिस्तान यानी कराची का एक बहुत ही मसरूफ़ तरीन इलाका है और मुआशी हब भी है। बहुत मार्केट्स यहाँ पे हैं। जामा क्लात का सेंटर ऑफ द सिटी में ये इलाका मौजूद है और यहाँ की मार्केटों में इस तरह की कार्रवाइयाँ होना, जो कि पहले हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में देख चुके हैं, मोबाइल मार्केट में देख चुके हैं, और अब
जामा क्लॉथ जैसी मार्केट में जहां कपड़े का ज्यादा कारोबार किया जाता है, वहां पे ये वारदात देखने में आई है। हाँ जी, देखिए बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये सूरत हाल जो है वो कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें तालातोड़ ग्रुप की, तो तालातोड़ ग्रुप की जो सूरत हाल है उसके अंदर ये तो एक वारदात है जो उसके 2 नवंबर को हुई थी। जामा क्लॉथ के करीब साउथ एरिया है, ये सारी मार्केटों वाला इलाका है, बेबी क्लॉथ मार्केट, जिसके अंदर ये मुल्जिमान को आपने CCTV फुटेज में भी देखा होगा कि कितनी दीदा दिलेरी के साथ इस मार्केट के अंदर आए हैं। सोते हुए चौकीदारों को इन्होंने मारा है, सदुपयोग करने के बाद उनके हाथ पैर बांध दिए। फिर पूरी मार्केट की 25 दुकानें, 1-2 नहीं 25 दुकानों के ताले तोड़े गए। हर दुकान के अंदर 2 से 5 लाख 10 लाख रुपए का माल था, वो माल समेटा है और बासानी ले गया। ये वारदात कोई 1 घंटे की नहीं है, ये तकरीबन 3 से 4 घंटे तक इन्होंने वारदात की। और इसके अंदर पुलिस की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है कि इलाके के अंदर ये वारदात होती रही, मुनज़्ज़म गिरोह आता रहा, कार्रवाई करके जाता रहा। पुलिस को अभी तक ये CCTV फुटेज भी पुलिस को मिल गई, मगर पुलिस अभी भी मुलजिम को नहीं पकड़ सकी जी। अगर हम इसके अच्छा जुल्फ़िकार, ये जो हमारी ताजिर बिरादरी है, जाहिर सी बात है इन्हीं के टैक्स के पैसों से हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं वो अपनी तनख्वाहें भी वसूल करते हैं, और हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं, हमारी कराची की पुलिस, इनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ख़ास तौर पर ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और उनकी जानो माल की हिफाजत करें। अगर इस तरह से डकैत जो हैं वो बड़े आराम से ये तमाम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि क्या हमारी जो कराची की पुलिस है ये ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जिस तरीके से ये वारदात हुई है या होती रही है, कराची की बेशतर मार्केटें जो है वो तालातोड़ ग्रुप के निशाने पर रही हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें साउथ एरिया की और फिर उसके बाद आ जाए ईस्ट के अंदर, कोरंगी का इलाका है, गुलशन इकबाल है, और फिर आगे चले जाए नॉर्थ कराची की तरफ, तो कई दर्जनों मार्केटें हैं जो तालातोड़ ग्रुप ले आते। पुलिस अफसरान से बात होती है तो उनका ये कहना है कि कराची के अंदर जो गैर मकामी लोग आबाद हैं वो इसके लिए सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि इससे पहले एक ग्रुप पकड़ा गया था, गार्डन नबी बख्श के इलाके में पकड़ा था। तकरीबन 10 से 12 अफगानी लड़के थे जो कि आए और वो दुकानों के अंदर, उनका काम यही था, वो दुकानों के बाहर सोते थे, दिन भर रेकी करते थे कि किस दुकान में क्या सामान मौजूद है। फिर रात को जब वो सब दुकान वाले दुकान बंद करके चले जाते थे, और पूरी मार्केट के अंदर 1 या 2 चौकीदार होते हैं, चौकीदार को बांध देते थे या कहीं और मसरूफ किया चौकीदार को, रात में पीछे से दुकानों का सफाई किया और चल दिए। तो ये वारदातें ज्यादातर गैर मुकामी लोग हैं जो कि कराची में आके आबाद हुए, और आर्थिक तौर पर इनके कोई घर वगैरह तो यहाँ होते नहीं। मुंशियात का कारोबार भी ये लोग करते हैं, स्ट्रीट क्राइम भी यही कर रहे हैं, और ज्यादातर जितनी वारदातें हैं उसके अंदर गैर मुकामी, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि अफगानी है और फिर दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आकर इस किस्म की वारदातें। बिल्कुल, लेकिन जुल्फ़िकार पीरज़ादा, बात असल में कहने की ये है कि पुलिस की मिली भगत के बगैर कोई भी ऐसी वारदात होना जो इतने सुकून और इतने आराम से की जाए, ये मुमकिन नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, चूँकि बात हो रही है कराची के ताजिरों की, और कराची चेंबर जो है वो कराची के ताजिरों की नुमाइंदा तंजीम है, एक ऐसा इदारा है जहाँ पे तमाम कराची के जो ताजिर हैं उनकी नुमाइंदगी पाई जाती है। हम बात करना चाहेंगे हफीज़ अजीज़ साहब से, जो कि चीफ CPLC कराची चेंबर हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या ये जो तमाम इशूज़ हो रहे हैं इसको किस तरह उठाया जा रहा है, या फिर कराची चेंबर क्या रोल प्ले कर रहा है इस तरह कराची के ताजिर जो हैं जिनकी जानोमाल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा कराची पुलिस की जानिब से, तो किस तरह इन तमाम मामलात को देखा जा रहा है, किस सतह पे बात की जा रही है। क्योंकि अगर ये इशूज़ पे अगर आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, इन इशूज़ को नहीं उठाया जाएगा, तो फिर तो ये कंटिन्यूसली ये वारदातें होती रहेंगी इसी तरह से। ये यके बाद दीगरे, कोई एक वारदात होती है फिर दूसरी वारदात होती है, इसी तरह जो लोग ATM से कैश निकालने जाते हैं उन्हें लूटा जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और ये तो बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से एक डकैती की वारदात है। हमारे साथ मौजूद हैं हफीज़ अजीज़ साहब, चीफ CPLC कराची चेंबर। जी हफीज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। हफीज़ साहब, कराची का इलाका जामा क्लॉथ मार्केट, और इसकी तकरीबन 25 दुकानों को ताला तोड़ के कार्रवाई की गई है, और ख़ास जो बात है वो ये है कि चौकीदारों को यरगमाल बना के, उनको तशद्दुद का निशाना बना के, और घंटों ये कार्रवाई की गई है बड़े आराम और सुकून के साथ। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए, ये वारदातें, इस तरह ताला तोड़ की वारदातें 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में कराची में कभी कभी इस तरह होने लगती है। आज हमारे पास DG रेंजर साहब आए थे, जनरल साहब, चैम्बर में इस हवाले से हमने बात की थी, तो उन्होंने इस पर
कि हम उस चीज में लगे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला, और पुलिस भी लगी हुई है कि ये जो वारदातें ताला तोड़ की हो रही है ये बड़े गैप के साथ एक मुनज़्ज़म तरीके से ग्रो है उसको कर रहा है। कभी इससे पहले आपको पता होगी कि कराची में ये वारदातें काफी हुई हैं, कभी किसी ने 12 दुकानें तोड़ दी, किसी ने 15 कर ली, और ये कभी कराची के अलावा दूसरे शहरों में भी है इंशाअल्लाह ताला। हफीज साहब, कभी ये कार्रवाइयां इसमें रिकवरी की जाती है? इतनी हम खबरों में इन इशूज को उजागर करते हैं, मोबाइल मार्केट्स में ये वारदातें होती हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ये वारदातें होती हैं, तो क्या इन कभी ये जो इसमें मुलविस अफराद होते हैं, जो इनमें पाए जाते हैं मुलविस, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है? कोई रिकवरी कभी अमल में आई है? देखिए, रिकवरी पॉसिबिलिटी जहाँ होती है वहाँ 100% होती है। एक्चुअली इसमें एक मेरी थोड़ी सी आप तहम्मुल से बात सुनिएगा कि हम जो है ना इसमें खुद अपना नहीं दिखाते हैं। मेरा कहने का मतलब एक तो वारदात ये रात में होती है और होती है चौकीदारों को बांध के, इनके सरों, इनके आंखों पे पट्टियां बांध दी जाती है, तशद्दुद किया जाता है। इसकी रिपोर्ट के बाद जब शनाख्त की बारी आती है तो कोई शनाख्त करता नहीं है। जब शनाख्त कोई नहीं करेगा तो आप मुझे खुद बताइए, वो छूट जाते हैं। जब वो छूट जाते हैं तो दोबारा ये वारदातें करते हैं। तो हमें खुद इस चीज के लिए आगे आना पड़ेगा कि अगर कराची के अंदर हफीज अजीज साहब आगे आना होगा जी कि वो आके उसको हफीज साहब, बात शनाख्त की नहीं है। जब किसी चीज की सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है और फुटेज में साफ और मुल्जिमान नजर आ रहे हैं तो फिर शनाख्त की तो बात ही नहीं रह जाती। अच्छा देखिए, इसके हवाले से भी जो बात कर रहे हैं ना, इससे भी मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा सोशल मीडिया बहुत आगे हो चुका है। व्हाट्सएप आजकल हर किसी के पास चल रहा होता है। जब कहीं कहीं वारदात हो रही होती है, जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर उनकी शक्लें हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, मैं आपके तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पब्लिक को, काइंडली ये व्हाट्सएप पे तस्वीरें ना चलाई जाए, डायरेक्ट उस इदारे को दिए जाए जो कार्रवाई करे। इसलिए कि जिसकी सीसीटीवी फुटेज आ जाती है वो 6 महीने तक अंडरग्राउंड चला जाता है। काफी लोग पकड़े गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़े गए, आज दीजिए पकड़े जाते हैं, बट जब सीसीटीवी फुटेज में सारे लोगों पे तस्वीरें आ जाती है तो वो खुद अंडरग्राउंड हो जाते हैं। आप उत्तर को दें ना, आप पुलिस डिपार्टमेंट को दें, आप रेंजर्स को दें, क्यों नहीं पकड़े जाएंगे अगर सीसी और को। हफीज साहब, वैसे मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मेरा मानना यह है कि पुलिस अगर वाकई कार्रवाई करना चाहती है तो जब ये माल, मसरूका माल जो होता है, जब ये फरोख्त के लिए दोबारा मार्केटों में जाता है तो ट्रेस आउट करके मुजरिमान को पकड़ने का जो एक तरीका है वो ये है कि जब ये दोबारा बिकने के लिए मार्केट में जाता है तो बड़े आराम से बड़ी बड़ी चीजें पकड़ ली जाती हैं। लेकिन बात यह है कि अगर पुलिस कार्रवाई करना चाहे तभी ये कार्रवाई मुमकिन होती है। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाह रही या मैं पुलिस की सपोर्ट कर रहा हूँ या रेंजर्स की। देखिए, एक बात आप देख ले, 2013 के हालात कराची के और 2018 के, इसके अंदर आप मुझे बताइए, आपको फर्क नजर आ रहा है? फर्क नजर आ रहा है? देखिए, कार्रवाई करने के लिए हम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर कमेटी है, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लीडर सिराज कासिम तेली, अब यकीन कीजिए हम 24 घंटे काम करते हैं। मैं PCLC का चीफ हूँ, मैं 24 घंटे काम कर रहा होता हूँ इस हवाले से के लिए नहीं, पर्सनल कराची के लिए, कराची की ताजिर बरादरी के लिए हम काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारा 24 घंटे सेल चलता है। अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट आपको कोऑपरेट नहीं करता, हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट के लोग नीचे बैठे हुए, हमारे पास कंप्लेंट ना आने के बराबर आती है। तो क्यों नहीं आती? हम बैठे में काम करने के लिए कोई खौफ कुछ अगर है तो हम सामने जाते हैं, मगर उस तरह आना चाहिए, वो नहीं आती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम करते हैं जी, बहुत शुक्रिया हफीज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और जिस तरह हफीज साहब कह रहे थे कि इसमें कार्रवाई तो की जाती है, बाज़ दफ़ा व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे जब ये वीडियोस चलती हैं तो वो जो मुल्ज़िमान होते हैं वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक ये भी बात होती है कि जब ऐसी चीज़ें पब्लिसाइज़ की जाती हैं तो जो आपका माशरा होता है, आपके जानने वाले होते हैं, वो जब आपको पहचान जाते हैं, अगर कोई शख्स इसमें मुलव्वस है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि कम से कम अगर पुलिस अपनी सही तरह कारकर्दगी नहीं दिखा रही है तो आवाम ही ऐसे लोगों की निशानदेही करके उन्हें पहचान के और उन्हें कम से कम माशरे में एक कलंक का टीका तो बनाए कि ये लोग हैं जो कल्प्रिट हैं, जो कि इसी मुआशरे में मौजूद रहते हुए और फिर इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहते हैं। अच्छा, इसी हवाले से हम सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं शरफुद्दीन मेमन साहब, इनसे भी बात करना चाहेंगे और ये जानेंगे कि क्या किस तरह से CPLC कार्रवाई करती है, किस तरह से पुलिस कार्रवाई करती है, क्योंकि जब इस तरह का कोई जुर्म किया जाता है, इस तरह का कोई क्राइम किया जाता है जिसमें कि बाकायदा 25 दुकानों को लूटा गया हो या कोई मुनज़्ज़म गिरोह अगर काम कर रहा हो, तो किस तरह से
उसकी सरकोबी की जाती है, किस तरह से उसकी सरजनिश की जाती है। इस हवाले से शरफुद्दीन मेमन साहब सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शरफुद्दीन मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये कराची के इलाका जामा क्लॉथ मार्केट, जहाँ 25 दुकानों को नकबजनी का निशाना बनाया गया है और चौकीदारों को यरगमाल बनाकर उनके हाथ पांव बांध कर उन पर तशद्दुद करके इन दुकानों को लूटा गया है। क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को, किस तरह ट्रेस करना चाहिए? देखिए, ये चीजें जो हैं ज़ाहिर है जो हम क्राइम के हवाले से बात करेंगे तो ये स्ट्रीट क्राइम और इन चीजों को ज़ाहिर कंट्रोल करने के लिए सबसे कराची का जो जितना फैलाव है और जो आबादी है 2 करोड़ से बढ़ के आबादी है, तो ज़ाहिर है इसमें कैमरा का नेटवर्किंग जो है आपकी प्रॉपर होनी चाहिए और वो ही एक प्रॉपर तरीका है साइंटिफिक लाइंस के ऊपर जहां आप उनकी शनाख्त कर सकें। पुलिस की नफरी में इजाफा जरूरी है, वो तो हम हमेशा बात करते रहते हैं, मगर कराची में अगर आप समझते हैं कि आप स्ट्रीट क्राइम को कवर कर सकेंगे और इस तरह की वारदात की निशानदेही या उनको कवर कर सकेंगे, तो आपके यहाँ कराची में कैमराओं का जाल होना चाहिए और इसमें कम से कम 50,000 कैमरा जो है कराची में लगे होने चाहिए और जो कंट्रोल रूम है पुलिस का उससे उनका ज़्यादा लिंक होना चाहिए। और शरफुद्दीन मेमन साहब, माजी में भी इस तरह के कैमरे लगाए गए, लेकिन माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि ये चाहे 1,000 कैमरे हों, 50,000 कैमरे हों, जिस वक्त ये लगाए जाते हैं उस वक्त तो ये काम कर रहे होते हैं और चंद ही माह के बाद या चंद दिनों के बाद इनमें से मुताद्दिद कैमरे बंद हो जाते हैं। हम जब भी देखते हैं कहीं पे भी वारदात होती है, ज़्यादातर जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के लिए जाती है तो ये पता चलता है कि वो कैमरा वहाँ पे काम नहीं कर रहा था, क्योंकि कराची में कैमरे की भी मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं। एक वो सिस्टम है जो कि सिंध पुलिस के अंडर में आता है, एक वो सिस्टम है जो कि बल्दियाती इदारे चलाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या कभी कराची सेफ सिटी बन सकता है कैमरों के हवाले से? नहीं, वो सेफ सिटी का तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है कि कैमरा नेटवर्किंग जो प्रॉपर होनी चाहिए। ये आपने दुरुस्त फरमाया कि कैमरास लगे तो जरूर हैं, ट्रैफिक के अलग कैमरास लगे हुए हैं और सिटी गवर्नमेंट ने पहले मुस्तफा कमाल साहब के जमाने में वो कैमरास लगे थे और पुलिस की तरफ से भी कैमरास लगे हैं, तो लगभग मेरे ख्याल में कोई 7-8 हज़ार कैमरास लगे हुए होंगे। मगर बात यह है कि कैमरा की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी होनी चाहिए। जो सिक्योरिटी के हवाले से जो कैमरास होते हैं ज़्यादा उनके मेगापिक्सल ज्यादा होने चाहिए और उनकी जो है वो ज़्यादा वो जो सिक्योरिटी के हवाले से जो उसमें जो चीजें होनी चाहिए वो ये कैमरास में वो कैपेसिटी या वो चीजें मौजूद नहीं है। बिल्कुल, यानी उन स्टैंडर्ड्स पे नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये ठेके दिए जाते हैं बिल्कुल कैमरास जो है वो काम भी नहीं कर रहे होते, बहुत शुक्रिया शरफुद्दीन मेमन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। और नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं तो मजीद स्टोरीज पर बात करेंगे। व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कराची के ज़िला वस्ती के हवाले से, जहां पे न सिर्फ तजावुज़ात की भरमार है, चाहे वो लियाकताबाद का इलाका हो, पापोश नगर हो, सखी हसन हो, बफर जोन हो, जहां हम देखते हैं वहाँ पे तजावुज़ात कायम हुई हैं, मुख्तलिफ पथारे लगे हुए हैं, ठेले लगे हुए हैं, दुकानों के बाहर शेड्स लगे हुए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ होटल मालिकान हैं जो कि अपने पूरे रेस्टोरेंट जो हैं वो फुटपाथ पे या ग्रीन बेल्ट्स पे चला रहे हैं। एक तरफ तो ये प्रॉब्लम है, उसके साथ ही साथ मुख्तलिफ जगहों पे चार्ज्ड पार्किंग के नाम पे भारी पैसे वसूल किए जा रहे हैं, डेली के तौर पे, यानी यौमिया लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ जो सनती मराकज़ हैं उनके अतराफ चार्ज पार्किंग की जाती है, बल्कि उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स आ रहे होते हैं, चाहे वो एओ क्लिनिक हो या और ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का इलाका हो, इसके अतराफ भी चार्ज पार्किंग की जाती है। हालांकि हॉस्पिटल्स हों या पार्क्स हों या ऐसी जगहें हों, यहाँ पे चार्ज पार्किंग टोटली मना है। और इसी हवाले से डीएमसी सेंट्रल के ये नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है कि इन यानी जो इलाके हैं इनमें चार्ज पार्किंग नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी ये माफिया है जो कि चार्ज पार्किंग करता है। मरीजों से आने वाले लोगों के जो उनके साथ अटेंडेंट्स आ रहे होते हैं उनसे चार्ज पार्किंग के नाम पे भारी रकम वसूल की जाती हैं। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं रेहान हाशमी साहब, जो कि चेयरमैन डीएमसी सेंट्रल हैं। इनसे बात करना चाहेंगे। रेहान हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। रेहान हाशमी साहब, कराची के इलाका ज़िला वस्ती और इसमें यहाँ पे कई जगह जा बजा जो हैं वो तजावुज़ात नज़र आती हैं। ख़ासतौर पे अगर हम बात करें लियाकताबाद की, हम मार्केट्स की बात करें या पापोश नगर की बात की जाए, बफर जोन की बात की जाए, इन तमाम इलाकों में जहाँ जहाँ सनती मराकज़ हैं वहाँ पथारे मौजूद हैं, फुटपाथ के ऊपर तमाम कारोबार चल रहे हैं, लोगों के लिए पैदल चलना दुश्वार है,
पैदल चलने को लोग फुटपाथ पर तरस गए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इसमें कोई शक नहीं कि बिलअमूम पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों की तरह जी कराची में बिलखुसूस जिस तरह मुख्तलिफ जगहों पर तजावुजात की भरमार है उसका मुतासिर जिला बस्ती भी शदीद मुतासिर जिले में शामिल है। आज से तकरीबन 2 साल पहले जब ये बल्दियाती निज़ाम वजूद में आया थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट, तो इसके वजूद में आने के साथ जो जिले थे बिलखुसूस उसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट वारंगी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से KMC का एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है उसके सुपुर्द किया गया। अब और मेयर साहब की खास काविशें रही जिसमें तजावुजात का खात्मा बिल्कुल ग्रैंड ऑब्जेक्टिव था, लेकिन मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है जी कि जहां पर एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट का शेल्टर लेकर कुछ अफराद इसको मैनिपुलेट करते रहे, वहां पर TMC के अंदर भी मौजूद काली भीड़ें होंगी यकीनन और जो माफिया का साथ देती रही जी। और मुझको ये कह लेने दीजिए कि इसमें हमारे पुलिस के महकमे का नाम इस्तेमाल कर कुछ एहलकार इसको मैनिपुलेट करते रहे। उसमें हो सकता है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के नाम पर भी बहुत सारी की गई हो। अब जबकि चीजें बिल्कुल क्लियर कट हैं और सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर मौजूद है, तो मुझे जाती तौर पर महसूस हो रहा है कि चीजें एक पेज पर लाने के बाद तमाम डिपार्टमेंट को और जिम्मेदारी का तयन करने के बाद चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन इस बात को भी जहन में रखिएगा कि ये माफिया की सरपरस्ती में चलने वाला तजावुजात का सिलसिला हो, और ये तजावुजात का सिलसिला नहीं है सिर्फ कराची माफिया की सरपरस्ती में चलता रहा है। और हमने देखा कि चाहे वो हाइड्रेट माफिया हो, पथारे माफिया हो, पोर्शन माफिया हो, शादी हॉल माफिया हो, और यू जस्ट नेम इट, वो माफिया के तसल्लुत का शिकार रहा है कराची का तजावुजात माफिया है। और हमें ओन करना पड़ेगा, उसमें हमारे मार्केट के लोग। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पथारा लगा हुआ है फुटपाथ के ऊपर या सड़क के ऊपर, तो उसको लाइट प्रोवाइड करने वाला इदारा किस तरह दे रहा है लाइट उसको, फिर जिसकी दुकान के आगे लगा हुआ है तो वो क्यों पैसे ले रहा है उससे। और यहाँ पर ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि ये तो हम तो अभी सिर्फ ऑप्टिकल बात कर रहे हैं ना, मार्केट के अंदर से तजावुजात शुरू है। मार्केट का कॉरिडोर जहाँ पर खवातीन के चलने का रास्ता नहीं है, उन कॉरिडोर से लेकर फुटपाथ से लेकर सड़क और सड़क से और आगे बढ़े तो वो है। अच्छा, मैं ये बात बहुत ही वसूख के साथ अब कह रहा हूँ क्योंकि मेयर साहब की टीम भी मुतहर्रिक हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने एम्पावर भी किया है कि जिसकी वजह से तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं। चीजें माइक्रो लेवल पर चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी, जिसमें आपने जिन जगहों का तस्करा किया बहुत टिपिकल है। इंप्रेस मार्केट की बात करें, वहां पर एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के लोग तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए शहीद हुए हैं, शदीद जख्मी हुए हैं। आज भी एक एहलकार शदीद जख्मी हुआ है, तो इनको तो काउंटर करना है। ये तो ये असॉल्ट करते हैं, इसमें यकीनी तौर पर पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट की मदद रही है जिसकी वजह से मुमकिन हो पा रहा है। लेकिन सवाल पैदा होता है रेहान साहब, इन तमाम बातों के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि DMCs की मिली भगत के बगैर ये इंक्रोचमेंट मुमकिन नहीं है जब तक कि जो जिला इदारे हैं उनकी सरपरस्ती हासिल ना हो। क्योंकि देखिए, जिस तरह की चार्ज पार्किंग माफिया, उसी तरह इंक्रोचमेंट का एक माफिया है। ये जो पथारे लगते हैं, ये एक एक शख्स जाके मुआवनत हासिल नहीं करता, बल्कि ये 8 या 10 ऐसे अफराद हैं जिनका पूरा ग्रोह है जो कि कराची में तजावुजात बाकायदा कायम कराता है। अरे डॉक्टर साहब, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। मैंने तो इस बात को एडमिट किया है ना कि कहीं ना कहीं मुतहर्रिक तो होंगे ना लोग, जिनकी वजह से हो रहा है, वरना किसी की मजाल है कि कहीं पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो और वहां पर पथारा दोबारा से लग जाए, एंटी इंक्रोचमेंट लग जाए। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता जब तक के लोग इन्वॉल्व नहीं हो। अच्छा, सवाल ये है कि इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हम ले पा रहे। जब माजूर, मफलूज, अपाहज एक बल्दियाती निजाम के जिसके बोझ को हम अपने कंधों पे लेकर रेंग कर घसीट कर चल रहे हैं, तो ऐसे बल्दियाती निजाम को जिसको हम अपने कंधे पे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेहतर ये हो कि बल्दियाती निजाम को एम्पावर किया जाए, मजिस्ट्रियल पावर दी जाए, SMGA 2001 का एक जैसे कानून का इस्लाह किया जाए, अकाउंटेबिलिटी हो। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि पार्किंग माफिया ये भी एक माफिया है, लेकिन ये भी बताता चलो कि जिला बस्ती में पार्किंग पहली दफा आई और इसको हमने ना सिर्फ अब क्योंकि टेंडर करने जा रहे हैं, उसमें टेंडर में हमने मुख्तलिफ इदारों को जिसमें एंटी करप्शन और नैब के सर, हमारी इत्तलात के मुताबिक आपने खत भी लिखा है डायरेक्टर एंटी करप्शन को, और जिसमें कहा गया है कि कोई कमेटी बनाई जाए
ताकि ये जो चार्ज पार्किंग के ठेके देने का सिलसिला है इसको देखा जा सके? जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब। हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, डीआईजी ट्रैफिक, एंटी करप्शन इनको रिक्वेस्ट की है कि वो कमेटी जो कि चार्ज पार्किंग को ट्रांसपेरेंट, गैर जानेदार अंदाज में करे, उसकी कमेटी फॉर्म करे और उसको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बेहतर अंदाज में, क्योंकि चार्ज पार्किंग का मकसद क्या है? मकसद ये है कि बेहंगम अंदाज में पार्किंग ना हो, लोगों को सहूलत मिले और जो लोग मोटरसाइकिल या गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो इतलाक़शुदा। रेहान साहब, लेकिन हमारे पास ऐसी फुटेज मौजूद है जो अस्पतालों के अतराफ चार्ज पार्किंग की जाती है, वो गैर कानूनी पार्किंग है। आपके जो महकमा है उसके नोटिस में बिल्कुल होता है, उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? आपके पास इतनी तो कम से कम पावर है ना कि उस चार्ज पार्किंग को, जो नाजायज कोई शख्स प्राइवेटली तौर पे जो चार्ज पार्किंग चला रहा है, उसको रोका जा सके। देखिए, जिला बल्दिया बस्ती की बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी है और इखलाकी जिम्मेदारी बनती है मुंतखब नुमाइंदा होने के नाते हमारी, कि अस्पतालों के आगे, स्कूलों के आगे किसी भी सूरत में कोई भी चार्ज पार्किंग ना हो। आज कोई अटेंडेंस जाके वहां पर दरबदर की ठोकरें खाकर चार्ज पार्किंग को अगर कर रहा है तो कल कला को कोई आप में हम में से जाकर वो उसको मुतासिर हो सकता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए और ये मुताल्लिका अस्पताल की, अगर तो प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो लोगों को अटेंडेंस को फैसिलिटेट करे। इस हवाले से हमने बिल्कुल क्लियर कट नोटिफिकेशन लिया हुआ, लेकिन जिस तरह आपने एओ क्लिनिक के हवाले से बताया वो हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं है बदकिस्मती, तो उसके हवाले से मैंने मेयर कराची को लिखा भी है और उनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि सर, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जो है नाज़िबाद का, उसके अतराफ भी चार्ज पार्किंग की जाती है और भी मुख्तलिफ अस्पताल हैं जिनके अतराफ चार्ज पार्किंग की जा रही है और बाकायदा कुछ जगहों पे पर्चियां दी जाती हैं, कुछ जगहों पे बगैर पर्चियों के प्राइवेट लोग हैं जो कि ये पार्किंग चार्ज करते हैं। देखिए, सखी हसन मोबाइल मार्केट है, सरीना मोबाइल मार्केट है, इसमें चार्ज पार्किंग की जा रही है और बाकायदा बगैर पर्ची के भी चार्ज पार्किंग की जा रही है। हाँ दुरुस्त करें, ये जिन जगहों की बात कर रहे हैं ये डीएमसी के पास नहीं है ये चार्ज पार्किंग, क्योंकि ये केएमसी की रोड है तो केएमसी के पास है और अगर सरीना मार्केट पर है तो उसको तो कानूनी तकाजे के मुताबिक होना चाहिए। और मेरी जो मालूमात है वो ये है कि अगर रेहान साहब, आपको कुछ आइडिया है कि इन चार्ज पार्किंग से रोजाना कितने रुपए यानी कितने लाख रुपए यौमिया कमाए जाते हैं? देखिए, ये तो 50 पार्किंग और ये किसी एक शख्स की जेब में तो नहीं जाते होंगे ना सर? जब इस तरह का कोई कारोबार किया जाता है या इस तरह के पैसे कमाए जाते हैं तो वो महकमे में भी जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, एक पूरा ग्रोह होता है, एक गैंग होता है जो ये पूरा काम कर रहा होता है। एक चीज मैं बताता चलूं डॉक्टर साहब, सरीना मार्केट पे जो केएमसी की चार्ज पार्किंग है मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, इससे मुत्तफिक हूँ। उसकी वजह यह कि सरीना मार्केट के ऊपर अगर चार्ज पार्किंग नहीं होगी तो वहां पर जिस तादाद में मोटरसाइकिलें और गाड़ियां आती है तो वो इंतहाई बेहंगम अंदाज में पार्क होगा। अब ये नहीं मालूम कि कितना, क्योंकि ओपन बिल्डिंग हुई है, केएमसी ने उसको बिल्ड किया है, उसकी बिल्डिंग में क्या उसके जो रेट्स, हाईएस्ट रेट लगे वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ तो केएमसी ने अगर सरीना मार्केट और मेन केएमसी की रोड्स हैं जहां पर बेहंगम पार्किंग से बचने के लिए अगर चार्ज पार्किंग का इतलाक किया है तो वो मुनासिब किया होगा। उसको लेकिन मजीद स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। अच्छा रेहान साहब, अगर हम जिला बस्ती की बात करते हैं तो जिला बस्ती के पार्क्स जो हैं खास तौर पे, चाहे वो अब तो ये भी सुनने में आया कि ईदगाह ग्राउंड तक को ठेके पे दिया जा रहा है और मुख्तलिफ पार्क्स बंजर पड़े हुए हैं, कोई पार्क ऐसा नहीं है जहाँ पे अवाम नाज जाके, बच्चे जाके कोई खेल सकें, कोई शाम के वक्त तफरी कर सकें। क्या आपकी जो डीएमसी है वो इन पार्क्स पे कोई तवज्जो दे रही है? डॉक्टर साहब, मैं ये बताता चलूं कि हमारे आने के बाद किसी भी एक पार्क के ऊपर कोई भी कब्जा माफिया को कब्जा करने की जसारत नहीं हुई और जहां पर उन्होंने ये किया तो आप ही का चैनल था जो हमारे साथ मौजूद था जिसने हमारी हेल्प की। रेहान साहब, लेकिन ये पार्क जो है ना मैदान बन गए हैं, मैदान जरूर हैं लेकिन बंजर पार्क हैं, इसमें जो हरियाली है वो नाम को मौजूद नहीं है जिला बस्ती के, खास तौर पे अगर पार्क की बात की जाए। दुरुस्त कह रहे हैं आप, मैं आपको नाम बता सकता हूँ। जिला बस्ती के पास टोटल जो पार्क है वो तकरीबन 350 और उन 350 में से जब हमने टेक ओवर किया तो हमारे पास तकरीबन जो पार्क है वो 90% पार्क जो थे वो बंजर और बेबान थे। अभी हमारे पास इस पोजिशन में है हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारे पास पार्कों की तादाद में तकरीबन 90 के करीब पार्क हमने उसको बैरन लैंड था जिसको हमने वो कर दिया। और ये भी बताता चलूं आपके नाजरीन को कि पानी की शदीद किल्लत थी, टैंकर मौजूद नहीं था। आज चाहे वो फतेहबाग की तरफ का इलाका हो, वहां पर हमने तकरीबन 1 लाख गैलन यौमिया सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया है। इसी तरह ईदगाह ग्राउंड की जो बात कर रहे हैं, हमने आने के बाद किसी एक पार्क को नहीं दिया किसी को। ये तमाम के तमाम चीजें माजी की चल रही हैं। ये जरूर है कि ईदगाह ग्राउंड जो माजी में जिस तरीके से किया गया उसका हमें कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा, डीएमसी के पास कोई रेवेन्यू नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्ट जिसकी बात कर रहे हैं वो जिस गवर्नमेंट की PC1 पे मंजूर की गई है जिसमें
स्पेक्टेटर्स के लिए बैठने के लिए जगह बनाई जा रही है और वहां पर एक मस्जिद भी है, मुझे नहीं मालूम उस मस्जिद का स्टेटस क्या है। वहां पर एक ट्रस्ट भी है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि उस ट्रस्ट को किसने दिया, क्या कानूनी तकाजे पूरे किए गए, क्या वो ग्राउंड है, क्या वो हम उसको नेशनल स्टेडियम की तर्ज पे बना सकते हैं, ये भी अभी मैं नाबलद हूँ, क्योंकि इस हवाले से हमने मुख्तलिफ इदारों को लिखा तो है, क्योंकि इसके लिए एक्शन चाहिए। इसी तरह एक तो पार्क कब्जे में थे तो उसको हमने दागुजार कराया, जिसमें अल फारूक ग्राउंड है नाजमाबाद में। इसी तरह और भी बहुत सारे पार्क हैं जिसको हमने इस कंडीशन में लेकर आ गए और शादाब ग्राउंड को हम बनाने जा रहे हैं, जो बहुत अपने वक्त का एक मारूफ पार्क था, उसकी इंशाल्लाह इसी हफ्ते हम इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस पेस पे होना चाहिए था उस पेस पे नहीं हो पा रहा। जी, बहुत शुक्रिया रेहान साहब, आपने में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मेट्रो वन से गुफ्तगू करने का। नाजरीन, कराची का जिला वस्ती जो एक ज़माने में पार्क्स के हवाले से पहचाना जाता था, चाहे अन्नू भाई पार्क हो, ईदगाह ग्राउंड हो, चावला मार्केट का पार्क हो या और मुख्तलिफ पार्क्स हो, तो ये इलाका वो था जो कि ख़ास तौर पे नॉर्थ नाज़ाबाद का इलाका देखा जाए, नॉर्थ कराची का इलाका देखा जाए, न्यू कराची का इलाका देखा जाए, तमाम जगह पार्क्स मौजूद थे। लेकिन बदकिस्मती से ये पार्क्स अब बिल्कुल वीरान पड़े हैं। बहरहाल यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और अब कुछ बात करते हैं वाटर बोर्ड के हवाले से। वाटर बोर्ड ने टैंकर माफिया को खुली छूट दे दी है। पहले तो हम एक इशू उठाते रहे जो कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 का था, जहाँ पे गुलाम नबी के प्राइवेट हाइड्रेंट या सरकारी हाइड्रेंट जो हाइड्रेंट होता है उसके ठेकेदार गुलाम नबी ने एक केडीए की अराजी पे पार्किंग की हुई थी। टैंकर्स पार्क किए जाते थे, बाकायदा उनसे पार्किंग फ़ीस ली जाती थी और उसके साथ ही साथ अब सिर्फ वही नहीं बल्कि कराची का इलाका इस्लामिया कॉलेज, उसके पास एक सरकारी स्कूल के ग्राउंड में ये टैंकर्स पार्क किए जा रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि इस पर जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, वाटर बोर्ड ने टोटली इसके ऊपर जो है अपनी आंखें बंद की हुई हैं। क्यों इन हाइड्रेंट माफिया को छूट दी जा रही है, क्यों ये प्राइवेट लोगों के नाम से जो हाइड्रेंट चल रहे हैं इन्हें इतनी छूट दी हुई है कि ये टैंकर पार्क भी करते हैं, इन्हें कंड्यूट लाइन से पानी फराहम किया जाता है, 24 घंटा बिला तातुल पानी भी फराहम किया जाता है, फिर ये पानी कराची के अवाम को फ़रोख्त किया जाता है। इसके पैसे कहाँ जाते हैं, कहाँ तक इसका सुराग लगाया जाए, ये हमें देखना है कि ये आखिर ये चेन कहाँ तक खुलती है जाके। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डीएमडी वाटर बोर्ड असदुल्लाह खान साहब, इनसे हम बात करना चाहेंगे। असदुल्लाह खान साहब, आप लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ? जी डॉक्टर साहब। जी असद साहब, ये बताइएगा कि पहले हमने बात की थी कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 की, जहाँ पे गुलाम नबी एक सरकारी ये जो हाइड्रेंट होता है इसका ठेकेदार है और प्राइवेट टैंकर्स चलाए जाते हैं। अब ये देखने में आया है कि इस्लामिया कॉलेज के अतराफ का इलाका है जहाँ पे एक सरकारी स्कूल में टैंकर्स, पानी के टैंकर्स पार्क किए जा रहे हैं, उनसे चार्जिंग जो है ना यानी पार्किंग की फीस भी चार्ज की जा रही है और उसके साथ साथ पानी की जो है बिला तातुल फराहमी की जा रही है। कराची के जो अवाम है वो बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, लेकिन टैंकर माफिया के लिए पानी की फरावानी है, कोई तातुल नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं ये अपना जो आपने पॉइंट आउट किया है इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करता चलूं जी और क्लियर करता चलूं। देखिए जी, हम कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के टोटल 6 हाइड्रेंट हैं जी, ठीक है। अच्छा, इन 6 हाइड्रेंट से जैसे आपने फरमाया, अभी मैं उसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। एक तो आपकी आवाज जो है वो हैमिंग हो रही है मुझे, कल प्लीज उसको जरा देख लीजिएगा। तो इसके अंदर हमारे टोटल 6 हाइड्रेंट्स हैं और ये 6 हाइड्रेंट जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स के ऊपर, क्योंकि 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उन्होंने कहा जी 6 हाइड्रेंट सिर्फ रखे जाए। अच्छा, 6 हाइड्रेंट हमारे इस वक्त कराची में मौजूद हैं, एज वेल एज जो आप अभी ये ब्लॉक 6 नीपा के ऊपर जो हमारा हाइड्रेंट है इसका जो आप जिक्र कर रहे हैं ये लीगल हाइड्रेंट है और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को इसकी थ्रू मीटर के थ्रू इसकी पेमेंट होती है बाकायदा। जो 6 हाइड्रेंट है उन तमाम 6 हाइड्रेंट्स की थ्रू मीटर, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर्स वहां पे लगे हुए हैं, उसके थ्रू हमें इसकी बाकायदा हर महीने हमारी बिलिंग होती है और पेमेंट होती है। अब आ जाते हैं कि ये टोटल 6 हाइड्रेंट जो हैं, आपके तवज्जुह से आवाम तक ये बात बिल्कुल पहुंचनी चाहिए कि ये 6 हाइड्रेंट जो है टोटल जो कराची को पानी इस वक्त सप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 450 मिलियन गैलन पर डे। तो ये 6 हाइड्रेंट जो पानी ले रहे हैं वो सिर्फ 13 MGD ले रहे हैं इस वक्त। 13 MGD इन 6 हाइड्रेंट्स के ऊपर जो है एक दिन के अंदर जो है पानी टेक होता है उनसे। अच्छा, अब जहां तक आपने ये बताया कि जो ये पार्किंग का ताल्लुक है, देखिए वाटर बोर्ड ने तो हाइड्रेंट जो दिया है उस हाइड्रेंट की जगह मखसूस है, जो अगर आपके नुमाइंदों ने जाके देखा होगा तो वो एक जगह मौजूद है।
वो जो पार्किंग वाला प्लॉट है वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, वो जिस अदारे की प्रॉपर्टी है, जिस डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है वो प्लॉट, ये फिर उनसे आप सवाल करें कि उन्होंने कैसे वहां पे टैंकर जो है वो खड़े करने की या इजाजत दी है इसको, ये वो डिपार्टमेंट बताएगा आपको। जहां तक वाटर बोर्ड का ताल्लुक है, वाटर बोर्ड का एक छोटा सा आपने देखा होगा पीस ऑफ लैंड है, वहां पे नल लगे हुए हैं, उन नलों के थ्रू जो है वो टैंकर्स में पानी की फिलिंग जारी है और वो वाटर बोर्ड की प्रॉपर्टी है। और वो हार्डली अगर उस जगह को आप देखेंगे तो मेरा एक अंदाजा है वो 300 गज या 400 गज के करीब होगी। जहां तक उस प्लॉट का ताल्लुक है जहां पे ये पार्किंग हो रही है, वो प्लॉट न वाटर बोर्ड का है न वाटर बोर्ड का उससे कोई ताल्लुक है। असदुल्ला खान साहब, बात पार्किंग की, आप मुझे एक बात ये बताएं कि कराची में जो पानी की कमी होती है वो ज्यादातर इन्हीं टैंकर से पूरी की जाती है। हर शख्स जो है पानी की कमी को रोता है और ये टैंकर्स आप कह रहे हैं कि सिर्फ 13 MGD पानी पर डे लेते हैं और बाकी जो पानी है तकरीबन 450 MGD। अगर ये 13 MGD तो मेरे ख्याल में कैलकुलेशन में ही नहीं आता, फिर भी आपको कराची की सड़कों पे हर वक्त ये टैंकर्स नजर आते हैं, 24 घंटे इन्हें पानी की फराहमी की जा रही होती है, तो जो बाकी तकरीबन 450 MGD रह जाता है वो तो फराहम करने से कासिर है कराची की जो किल्लत है पानी की, लेकिन ये टैंकर्स पूरी कर लेते हैं। देखिए मैंने जैसे जहां कराची के इलाकों में 4-4 दिन 6-6 दिन पानी का नागा रहता है, आप जिस वक्त चाहें आप टैंकर के नंबर्स पे कॉल करें, वो टैंकर आपको आता है, पानी देके जाता है, मीठा पानी होता है, लाइन का पानी होता है। कराची की जितनी मसनूई किल्लत पानी की ये टैंकर्स पूरी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ 13 MGD पानी ले रहे हैं। ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। मैं आपको ऑफिशियल वर्जन दे रहा हूं, आप इसको जिस तरह से चाहें चेक करवा लीजिए इसको। और इसके मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि इसके मीटर्स लगे हुए हैं इसके, और टोटल ये इतने हाइडेंट्स हैं। अब देखें कराची की जो टोटल इस वक्त डिमांड है कराची की पानी की, वो लगभग 1000 मिलियन गैलन पानी की कराची की इस वक्त डिमांड है। सर तो ये 13 मिलियन गैलन क्या 500 MGD पानी की किल्लत को पूरा कर लेता है? नहीं, सबको तो पूरा नहीं करते ना। अब देखें इस वक्त सबसे ज्यादा जो इस वक्त डिप्लॉय हुआ हुआ इलाका है वो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, क्योंकि वेस्ट जो है उसको पानी मिलता था हब डैम से। हमारे हब डैम इस वक्त हो गया है 0, जहां से पहले हमें मिलता था 100 मिलियन। असदुल्ला साहब, आप जो बात कर रहे हैं, अगर मैं इसका मतलब निकालूं तो ये हुआ कि 450 MGD पानी कराची को मिलता है, 1000 MGD की रिक्वायरमेंट है जो कि पूरी की जाती है सिर्फ 13 MGD पानी से, जो कि ये टैंकर ले रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि 550 MGD की जो मिकदार है ये 13 MGD से पूरी की जा रही है? इसमें तो किसी सूरत कैलकुलेशन मैंने ये तो नहीं कहा कि ये जो टैंकर्स हैं ये पूरे कराची की पानी की डिमांड को पूरा कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर अगर इस वक्त आप चले जाएं तो वहां पे इस वक्त पानी की बेइंतहा शॉर्टेज है, ठीक है ना। अच्छा, और इन टैंकर के थ्रू मैं एक और चीज भी आपको ऐड करता चलूं कि फ्री टैंकर सर्विस जो है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस वक्त ऑन की है, जो हम DC को देते हैं, डिप्टी कमिश्नर वेस्ट की ऑफिस को हम देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर वेस्ट के दफ्तर वाले करते हैं, वो भी इसमें शामिल है। वो तकरीबन कोई 250 से 300 टैंकर तो सिर्फ हम डिप्टी कमिश्नर वेस्ट की ऑफिस को प्रोवाइड करते हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब। इस पे हम मजीद रिसर्च भी करेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरह ये 13 MGD पानी जो है, यानी 13 मिलियन गैलन पर डे यौमिया पानी जो है ये पूरा करता है कराची की तकरीबन 550 MGD की खपत को। ये वाकई इस वक्त मैं भी हैरान हो गया हूँ कि 13 MGD पानी जो है वो इतनी किल्लत को किस तरह पूरा कर रहा है। बहरहाल हमारी यही कोशिश है कि हम जो इश्यूज़ हैं कराची के उन्हें आपके सामने लेकर आएँ और आपको ये भी बताएं कि किस तरह से जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो मुलव्वस हैं, किस तरह लोगों की सरपरस्ती की जाती है, किस तरह से कराची के ये टैंकर माफिया काम कर रहा है। आप जिस घर में पानी नहीं आ रहा होता, 4-4 दिन 5-5 दिन का नागा होता है, आप जब चाहें टैंकर को कॉल करें वो आपके घर पानी पहुंचा के जाता है। बहरहाल उम्मीद है कि आपको ये जो इश्यूज़ पहुंचाए जा रहे हैं इस पर कुछ जो अरबाब इख्तियार हैं वो भी एक्शन लेंगे। मुझे बुलंद इकबाल को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।